एक शहर में मीनाक्षी नाम की एक लड़की रहती है। मीनाक्षी की शादी जगदीश नाम के एक लड़के से हो जाती है। मीनाक्षी बड़ी खुश होती है, पर उसे क्या पता था कि उसकी शादी पहली रात ही खत्म हो जाएगी। मीनाक्षी जब अपने पति का इंतजार कर रही होती है तो उसकी सास आती है और उसे बोलती है, अरे बहू तू सो जा, वो कहीं बाहर गया है और देर से आएगा। पर माँ जी आज तो हमारी शादी हुई है, आज के दिन वो कहाँ चले गए? ओहो, बीवियां इतने सवाल नहीं किया करती सब्जी, चल अब चुपचाप सो जा। इतना कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है और मीनाक्षी अकेले बैठी अपने पति का इंतजार करती रहती है। रात के करीब 3 बज जाते हैं। मीनाक्षी की वहीं बैठे बैठे आंख लग जाती है कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजे की आवाज से मीनाक्षी की आंख खुल जाती है। कौन है? अरे इतनी रात को तेरे कमरे में तेरा पति ही होगा ना? जी, क्या आप शराब पी कर आए हो? मैं शराब पीऊं या कुछ और? तू कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? बात बात पर सवाल कर रही है। जगदीश को ऐसे शराब की हालत में धुत देख मीनाक्षी बहुत परेशान हो जाती है। वो कहाँ पूजा पाठ वाली लड़की जिसने कभी अपने घर में शराब का नाम भी नहीं सुना, उस लड़की की शादी एक शराबी से हो गई। मीनाक्षी जैसे तैसे उस आदमी के साथ अपनी जिंदगी शुरू करती है, पर हर दिन जगदीश शराब पी कर आता और अपनी पत्नी को खूब मारता था। मीनाक्षी के माँ बाप बहुत गरीब थे। वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें कभी कुछ नहीं बताती थी। एक दिन जब मीनाक्षी आंगन में कुछ काम कर रही होती है तो अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। उसकी सास डॉक्टर को बुलाती है। अरे कुछ नहीं हुआ, ये तो माँ बनने वाली है, इसीलिए इनको चक्कर आ गया। मीनाक्षी की सास बड़ी खुश होती है कि वो अब दादी बनने वाली है। मीनाक्षी भी इस बात से बड़ी खुश होती है। उसे लगता है अब उसका पति सुधर जाएगा, पर जब जगदीश को ये बात पता लगती है तो वो जरा भी खुश नहीं होता और ऊपर से मीनाक्षी पर आए दिन और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। मीनाक्षी कुछ और नहीं सोचती और बस उसे अपने माँ बनने का इंतजार रहता है। एक दिन वो अपने होने वाले बच्चे से बात कर रही होती है। जब तुम इस दुनिया में आ जाओगे ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा और हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। मैं तुमको पढ़ाऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी और रोज तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। मीनाक्षी को माँ बनने की बहुत ज्यादा चाह होती है। उसे उसके अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा होता। वो इतनी खुश रहती है कि बस दुनिया में उससे ज्यादा कोई खुश ही ना हो। पर फिर एक दिन जगदीश हमेशा की तरह रात को खूब शराब पीकर आता है। मीनाक्षी चल मुझे खाना दे, खाना दे। जी अभी लाई। मीनाक्षी जगदीश को खाना ला कर देती है। जगदीश को खाना पसंद नहीं आता और वो मीनाक्षी के ऊपर थाली फेंक कर मारता है। ये क्या कर रहे हो? आपको जरा भी अकल नहीं है क्या? बस मीनाक्षी इतना ही बोलती है कि जगदीश का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वो कोने में रखा एक मोटा सा डंडा उठाता है और मीनाक्षी को खूब मारता है। नहीं, मुझे मत मारो, मेरे पेट में बच्चा है। सही है, आज दोनों को एक साथ खत्म कर देता हूँ। मीनाक्षी उसके आगे हाथ जोड़ती है और खूब रोती है, पर जगदीश को उस पर जरा भी तरस नहीं आता और वो उसे तब तक मारता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। बेचारी मीनाक्षी और उसका बच्चा दोनों ही मर जाते हैं। जब मीनाक्षी की सास बाहर से आती है और मीनाक्षी को ऐसे मरा हुआ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, पर जगदीश को उनके मरने का कोई अफसोस नहीं होता। वो वही अपनी शराबी वाली जिंदगी जीता रहता है। मीनाक्षी के जिस तरीके से और जैसे हालातों में मौत हुई होती है, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बनकर यहाँ वहाँ भटकने लगती है। वो कभी किसी पेड़ पर बैठ जाती तो कभी पूरी रात रेलगाड़ी की पटरी पर घूमती है, कभी नदी के पास बैठ जाती है तो कभी सड़कों पर घूमती है। उसकी आत्मा बस हर जगह अपने बच्चे को ढूंढती रहती है। उसके मरने के बाद भी उसकी बच्चे की इच्छा नहीं मरती। एक रात जब चुड़ैल एक रेलवे स्टेशन पर घूम रही होती है तो उसके सामने उसकी माँ ट्रेन के आगे गिर जाती है। उस औरत के 4 बच्चे होते हैं, राजू, रवि, सीमा, मीना। अपनी माँ को मरते देखकर वो बच्चे बहुत रोते हैं। बच्चे रोते रह जाते हैं पर उनकी माँ के शरीर के टुकड़े तक दिखाई नहीं देते। फिर वहाँ एक पुलिस वाला आता है। देखो बच्चों, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम अपने घर का एड्रेस मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा सकूं। हमारा कोई घर नहीं है, हमारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और हमें घर से निकाल दिया। अब वो सब बेचकर यहाँ से चले गए। हमें नहीं पता अब वो कहाँ है।
बताओ कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। बाप छोड़कर भाग गए और माँ ने आत्महत्या कर ली। अब बेचारे बच्चों का क्या होगा। वो बच्चे वहीं बैठ जाते हैं और अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। चुड़ैल अभी भी उन बच्चों को देख रही होती है। वो वहाँ से कहीं दूसरी जगह चली जाती है, पर फिर उसे उन्हीं बच्चों का ख्याल आता है और वो वापस उनको देखने आ जाती है। 3 बच्चे तो गहरी नींद में सोए होते हैं, पर सबसे छोटी बच्ची भूख से रो रही होती है। तीनों बच्चे इतनी गहरी नींद में होते हैं कि किसी को उसके रोने की आवाज नहीं आती। बेचारी कैसे भूख से रो रही है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी बिल्कुल ऐसी होती। चुड़ैल को उस बच्ची को ऐसे रोते देख बिल्कुल रहा नहीं जाता। वो जल्दी से उसके पास जाती है। वो छोटी सी बच्ची चुड़ैल को देख एकदम चुप हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। चुड़ैल उसे देख एकदम माँ जैसा महसूस करती है। मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? जब तक तुम ऐसे ही अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप यहीं बैठे रहना, कहीं जाना मत। बच्ची चुड़ैल को देखकर मुस्कुराती है, जैसे उसने उसे हाँ बोला हो। उसके बाद चुड़ैल जल्दी से जाती है और उसके लिए एक दुकान से चुपके से दूध लेकर आ जाती है। फिर वो उस बच्ची को गोद में बिठाकर उसे दूध पिलाती है। बच्ची दूध पीकर फटाफट सो जाती है। अरे ये तो सो गई, पर अब मैं इसे यहाँ कहाँ जमीन पर लिटाऊं? और बाकी बच्चे भी तो भूखे हैं। मुझे इनके रहने और इनके खाने का इंतजाम करना होगा। चुड़ैल फिर से जाती है और उन बच्चों के लिए ढेर सारी खाने की चीजें और बिस्तर लेकर आती है। बच्चे जब उठते हैं तो इतना सब कुछ देखकर खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी सब खा जाते हैं। इतना सब खाना आखिर कौन रख कर गया होगा? और ये बिस्तर भी? हमें क्या, बस हमें तो भरपेट खाना मिल गया ना, और अब हम आराम से सो भी सकते हैं। सच में बहुत भूख लगी थी, पर मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। हम माँ के बिना अकेले कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? चुड़ैल दूर खड़ी सब देख रही होती है, पर वो उनमें से बस मीना को ही दिख रही होती है। मीना उस चुड़ैल की तरफ देखकर माँ बोलती है। अरे मीना ने पहली बार बोला है, और वो भी माँ। पर ये वहाँ देखकर किसको माँ बोल रही है? माँ? तूने मुझे माँ बोला? मैं तरस गई थी ये शब्द सुनने को। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मुझे किसी ने माँ बोला। कौन है उधर? कोई भी तो नहीं है। मीना, तू किसको देखकर माँ बोल रही है? सीमा को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो इतना ध्यान भी नहीं देती। कुछ दिन वो बच्चे वहीं निकाल देते हैं। रोज उनको वो चुड़ैल चुपके से खाना दे जाती और खाकर पेट भर लेते। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और अब मीना साफ साफ बोलने लगती है। चुड़ैल रोज रात को बच्चों के पास आकर बैठी रहती और उनका ध्यान रखती। वो सभी बच्चों को खूब प्यार करती, पर सबसे ज्यादा लाडली तो उसकी मीना थी। मीना चुड़ैल को ही अपनी माँ समझती थी। फिर एक दिन वहाँ एक चौकीदार आता है और बच्चों पर गुस्सा करने लगता है। अरे भाई, तुम बच्चे तो यहाँ पर डेरा जमा कर ही बैठ गए हो। देखो, अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ तुम ऐसे नहीं रह सकते। पर हमारा कोई घर नहीं है, हम अनाथ हैं, हम कहाँ जाएंगे? दुनिया में बहुत अनाथ बच्चे हैं, तो क्या सबको यहाँ रेलवे स्टेशन पर जगह दे दें? नहीं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कल से यहाँ दिखाई मत देना। अरे अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? चुड़ैल को फिर याद आता है कि जहाँ पेड़ पर वो अक्सर जाकर बैठती है, उसी के नीचे एक झोपड़ी है जहाँ कोई नहीं रहता। वो जल्दी वहाँ जाती है। वो उस टूटी फूटी झोपड़ी को बिल्कुल बढ़िया बना देती है। लगता ही नहीं कि वो पुरानी है। फिर वो उसमें एक एक चीज का बंदोबस्त कर देती है। सब तो हो गया, पर अब मैं उन बच्चों को यहाँ कैसे लेकर आऊं? वो ये सोचते हुए उस झोपड़ी के बाहर निकलती ही है कि बच्चे उसके सामने आ खड़े होते हैं। चुड़ैल उन बच्चों को वहाँ देख एकदम चौंक जाती है। तुमने क्या सबको मेरे बारे में बता दिया मीना? क्या हम आपको नहीं देख सकते माँ? भगवान मुझ पर दया करो। मुझे ऐसी शक्ति दो जो मैं इन बच्चों को दिख सकूं। चुड़ैल बहुत रोती है और अचानक सभी बच्चे बोलते हैं, अरे आप तो हमें दिख रहे हो माँ। क्या सच में? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं तो कितनी डरावनी हूँ ना। माँ तो सबसे खूबसूरत होती है, वो कभी डरावनी हो ही नहीं सकती। मेरे बच्चे आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। सब बच्चे चुड़ैल के गले लग जाते हैं और चुड़ैल को खूब प्यार करते हैं। चुड़ैल भी उनको बहुत प्यार करती है। उसके बाद वो उन बच्चों के साथ उसी घर में रहने लगती है। सब बच्चे उसको माँ बुलाते हैं और वो भी उनको बिल्कुल अपने ही बच्चों जैसे प्यार करती है। नंद नगरी गांव में 2 चुड़ैलें रहती थीं।
जिनका नाम मोटी और पतली चुड़ैल था। एक दिन मोटी चुड़ैल उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पतली चुड़ैल आती है और मोटी चुड़ैल से कहती है, क्या हुआ मोटू बहन, इतनी उदास और परेशान हो? पतली चुड़ैल की बात सुनकर मोटी चुड़ैल उदास होते हुए बोलती है, अब क्या बताऊं तुम्हें बहन, मैं तो रोज भूखी ही रह जाती हूँ। ये इंसान बहुत ही चालाक हो गए हैं, तांत्रिक और बाबाओं के साथ मिलकर हमें मार डालते हैं। मोटी चुड़ैल की बात सुनकर पतली चुड़ैल बोलती है, हाँ बहन, बात तो तुम्हारी सही है। पता है, पहले मैं भी तुम्हारी तरह मोटी और खाते पीते घर की थी, लेकिन इन्हीं सब बातों की वजह से मैं भी पतली हो गई हूँ। इस तरह दोनों चुड़ैलों को बातें करते करते सुबह हो जाती है। अगले दिन महाशिवरात्रि का दिन होता है। यह देख पतली चुड़ैल मोटी चुड़ैल से कहती है, अरे मोटी बहन, ये इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? उस तरफ तो भगवान शिव का मंदिर है, चलो चलकर देखते हैं क्या माजरा है। फिर मोटी और पतली चुड़ैल मंदिर के पास एक पेड़ के ऊपर बैठकर लोगों को देखने लगती हैं। लोग मंदिर के अंदर शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करने लगते हैं। यह देखकर मोटी चुड़ैल बोलती है, हाँ, इतना सारा दूध, इतना दूध देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। काश ये दूध मुझे पीने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। मोटी चुड़ैल की बात सुनकर पतली चुड़ैल कहती है, अरे इसमें क्या बड़ी बात है बहन, मुझे 2 मिनट दो बस, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध का इंतजाम कर देती हूँ। ऐसा कहकर पतली चुड़ैल अपने जादू से शिवलिंग के पास बाहर जाती हुई नाली में एक पाइप लगा देती है और एक बाल्टी भी रख देती है। अब जो भी दूध शिवलिंग पर चढ़ता है वो दूध पाइप के रास्ते से बाल्टी में जाने लगता है। वाह वाह वाह, पतली चुड़ैल, मैं तो तुझे पागल समझती थी, लेकिन तू तो इंजीनियर निकली। क्या मस्त जुगाड़ बनाया है, लेकिन ये सब दिमाग तेरे पास कहाँ से आया? कहीं अकेले अकेले डिस्कवरी टीवी तो नहीं देखती? मोटी चुड़ैल की बात सुनकर पतली चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक इंजीनियर का दिमाग खाया था, बहुत ही स्वादिष्ट था उसका भेजा। लगता है उसी के भेजे का असर है जो मुझे ये आइडिया आ गया। आप अभी सारी बातें छोड़ो और जाकर दूध पियो। पतली चुड़ैल के कहने पर मोटी चुड़ैल बाल्टी के पास जाती है और दूध पीने लगती है। आहा, अरे वाह, सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है। मन कर रहा है पीती जाऊं, लेकिन मेरा फिगर ना खराब हो जाए, इसलिए थोड़ा कम ही पीती हूँ। मोटी चुड़ैल की बातें सुनने के बाद पतली चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और बोलती है, मनहूस, सुबह से 20 बाल्टी दूध पी गई है और कह रही है मेरा फिगर ना खराब हो जाए। अरे तुझे देखकर तो सारे जमाने की हालत खराब हो जाती है, मनहूस मोटी। थोड़ी देर बाद मोटी चुड़ैल पतली चुड़ैल के पास आती है और डकार लेते हुए बोलती है, आज तो मजा ही आ गया। इतना सारा दूध मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा और ना ही पिया है। फिर मोटी और पतली चुड़ैल वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद तो दोनों चुड़ैलें रोज मंदिर के बाहर आती और भगवान शिव को चढ़ने वाला दूध पी जाती। एक दिन मंदिर के बाहर भांग मिला हुआ दूध रखा था। मोटी चुड़ैल दूध के पास जाती है और दूध को देखती है। अरे वाह, आज तो दूध बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्यों ना पी जाऊं? ऐसा कहकर मोटी चुड़ैल बाल्टी में रखा हुआ सारा दूध पी जाती है। तभी वहाँ मंदिर का पुजारी आता है और खाली बाल्टी देखकर हैरान हो जाता है। तभी मोटी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। मोटी चुड़ैल को भांग का नशा चढ़ गया होता है और वो हंसते हुए कहती है, पुजारी, क्या मिलाया था इसमें? मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैं 7वें आसमान में हूँ। आहा, मजा आ रहा है। मोटी चुड़ैल को देखकर पुजारी और चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागता है। तभी पुजारी के सामने
पतली चुड़ैल आ जाती है। पतली चुड़ैल को देखकर पुजारी घबरा जाता है। पुजारी, उस दूध में तूने क्या मिलाया था जिससे मोटी चुड़ैल ऐसा बर्ताव कर रही है? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तभी वहाँ नशे में मोटी चुड़ैल गाना गाने लगती है। जय जय शिव शंकर, काटा लागे ना कंकर, वाह मजा आ गया। कितना शक्तिवर्धक दूध है, कितनी ताकत है इस दूध में। मोटी चुड़ैल को देखकर पुजारी बोलते हैं, अरे आपकी इस मोटी चुड़ैल ने भांग मिला हुआ दूध पी लिया है। पता है जितना दूध इसने अकेले ने पिया है, इतना दूध तो 50 आदमी पीते। तुम्हारी मोटी बहन को भांग का नशा चढ़ गया है। भांग का नशा? लेकिन वो कब हटेगा इसके सर से? तब तक तो ये अपनी गंदी आवाज में गाने सुना सुना कर मेरी जान ले लेगी। तुम कुछ करो पुजारी। पतली चुड़ैल की बात सुनकर पुजारी जी बोलते हैं, देखो, मुझे नहीं पता कि भांग का नशा कैसे हटाते हैं, और वैसे भी तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों में अपने आप इस भांग का नशा उतर जाएगा। अब मुझे जाने दो। तू कहीं नहीं जा सकता पुजारी के बच्चे, जब तक मोटी चुड़ैल को होश नहीं आ जाता, समझे क्या? ऐसा कहकर पतली चुड़ैल पुजारी को बांधकर वहाँ से चली जाती है। उधर मंदिर के पुजारी के मंदिर से गायब होने की खबर आसपास के गांव तक फैल जाती है। गांव के लोग बहुत ही गुस्से में होते हैं। गांव के सरपंच गुस्से में बोलते हैं, दोस्तों और भाइयों, कोई दुष्ट हमारे प्यारे पुजारी जी को मंदिर से अगवा करके ले गया है। हमें मिलकर पुजारी जी को ढूंढना चाहिए। सही कह रहे हैं आप सरपंच जी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो पुजारी जी से भी ज्यादा जरूरी है, वो भांग वाला दूध। मैं कितनी उम्मीद में था कि मैं वो मीठा दूध पीऊंगा, लेकिन उस अगवा करने वाले ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तभी वहाँ पागल सिंह की पत्नी समझदारी आ जाती है और बोलती है, अभी यहीं झाड़ू से मार मार कर इतना पीटूंगी ना कि कई दिनों तक नशे में रहोगे। कैसा नशेड़ी आदमी है, पुजारी जी गायब है और इसको भांग की पड़ी है, नास पीटा कहीं का। पागल सिंह और समझदारी की बात पर पूरा गांव हंसने लगता है। फिर गांव वाले सरपंच जी के कहने पर पुजारी जी को ढूंढने लगते हैं और बहुत ढूंढने पर भी पुजारी जी का पता नहीं चलता। फिर गांव वाले वापस अपने घर आ जाते हैं। उधर मोटी चुड़ैल को भांग का नशा चढ़ता ही जा रहा था और वो अनाप शनाप बोल रही थी। यह सब सुनकर पतली चुड़ैल परेशान हो जाती है। इस नास पेटी मोटी ने न जाने कौन सा दूध पी लिया है, कितना बोले जा रही है। इसकी बातें सुनकर तो मेरे कान से खून आ रहा है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये मुझे पागल कर देगी। पतली चुड़ैल वहाँ से निकल जाती है और सरपंच जी के घर चली जाती है और सरपंच जी के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। सरपंच जी गुस्से में घर का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अपने सामने चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। सरपंच को यूं डरता देख चुड़ैल बोलती है, आप डरिए मत सरपंच जी, मेरी बहन मोटी चुड़ैल ने सारा भांग वाला दूध पी लिया है। हम दोनों बहनें आपको और गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। बस आप मेरी बहन को ठीक करवा दीजिए। चुड़ैल को यूं रोता देख सरपंच जी बोलते हैं, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। फिर सरपंच जी अपने साथ भांग का नशा उतारने वाली औषधि लेकर पतली चुड़ैल के साथ जाते हैं और मोटी चुड़ैल को खिला देते हैं। दवा खाते ही मोटी चुड़ैल का नशा उतरने लगता है। यह देख पतली चुड़ैल बोलती है, आपने हम दोनों बहनों पर बहुत ही एहसान किया है। अगर आपको कभी भी हमारी जरूरत हो, बस आप